गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम दूसरी जो हमारी बुक है कृतिका, इसका चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम जो था वो क्या था, प्रथम ब्रिटिश शासक था। ठीक है, तो ये जो एक कहानी है वो उस समय जो हमारी सरकार थी उसकी मानसिकता जो है इस कहानी में बताई गई है। ठीक है, यानी कि हमारा जो देश था वर्षों से अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन उनकी अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने के बाद भी जो हम आज तक मतलब उनके मानसिक रूप से गुलाम बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर इस कहानी में क्या बताया गया है कि जो महारानी, ब्रिटेन की महारानी है एलिजाबेथ, वो भारत में दौरे पर आ रही है। ठीक है, तो जो ये पूरा भारत सरकार का जो पूरा सरकारी तंत्र है वो क्या है, उनके आगमन की और उनके स्वागत की तैयारी में लग जाता है। और वहां पर जो है जो जॉर्ज पंचम थे उनकी नाक जो है, मूर्ति थी जॉर्ज पंचम की इंडिया गेट पर, वो उनकी मूर्ति से उनकी नाक जो है वो टूट गई थी। ठीक है, तो उस टूटी हुई नाक की जगह जो सरकारी तंत्र है वो अपनी नाक लगाने को तत्पर हो गया। तो इस प्रकार ये जो कहानी है वो क्या है, एक व्यंग्यात्मक कहानी है। आई बात समझ में? तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि ये बात क्या है, उस समय की है। किस समय की है? जब इंग्लैंड की रानी, ठीक है, जब इंग्लैंड की रानी कौन थी? एलिजाबेथ। ठीक है, ये क्या थी? एलिजाबेथ द्वितीय थी, मैं मतलब साथ, वो अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी, मतलब हिंदुस्तान में घूमने के लिए, हिंदुस्तान का दौरा करने के लिए आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। जब कोई ब्रिटिश से, ठीक है, ब्रिटेन से जो वहाँ की महारानी थी एलिजाबेथ, वो भारत आ रही थी, तो उसकी जोर शोर से चर्चा जो है वो अखबारों में चल रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी रोज, और हमारा जो भारत सरकार क्या कर रही थी, लंदन के अखबारों की पूरी तरह से छानबीन कर रही थी, उसमें क्या क्या खबरें आ रही है। तो कि उसमें क्या खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही है। ठीक है, मतलब शाही दौरे बड़ी राजसी ठाट बाट के साथ जो वो हिंदुस्तान का दौरा करेंगी उसके लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था। ये कहाँ से खबरें आ रही है? लंदन से खबरें आ रही है। जो रानी एलिजाबेथ का जो दर्जी था, सिलाई उनके कपड़े सिलने वाला जो दर्जी था, वो बहुत परेशान था। उसको ये चिंता हो रही थी कि रानी जो एलिजाबेथ महारानी है वो भारत में दौरे पर किस किस समय कौन कौन से सूट पहनेंगी। ठीक है, वो इससे परेशान हो रहा था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी, उनको दौरा करना था हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का, नेपाल का। इस समय वो इन देशों में जब अलग अलग जगह जाएंगी वहां पर वो क्या क्या पहनेंगी, कौन कौन से रंग का कौन कौन सा सूट पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। उनका जो सेक्रेटरी था, उनका जो जासूस था, वो उनके आने से पहले ही इस महाद्वीप का, जहाँ पर बहुत सारे देश बसे हुए हैं, उनके आने से पहले ही बहुत जल्दी से दौरा करने वाला था। तूफानी दौरा मतलब हर जगह जाकर देखने वाला था कि एलिजाबेथ के लिए सही जगह है या नहीं है। पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहता था वो इन देशों की। आई बात समझ में? फिर क्या है, आखिर कोई मजाक तो था नहीं, ऐसा तो था नहीं कोई छोटी मोटी महारानी है, कोई छोटा मोटा कोई औरत आ रही है या कोई आदमी आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। जमाना वैसे नया था, फौज फाटे के साथ, फौज फाटे मतलब लाव लश्कर, पहले के जो महारानी महाराजा आते थे उनके साथ सेना भी साथ साथ आती थी। ठीक है, तो जमाना नया आ गया था। अब फौज फाटे तो था नहीं, लाव लश्कर तो साथ चलने वाला था नहीं। ये दिन तो क्या थे, जा चुके थे, बीत चुके थे, खत्म हो चुके थे। इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। तो इसके लिए क्या हो रहा था, जो फोटोग्राफर थे, फोटो खींचने वाले थे, उन लोगों की सेना तैयार की जा रही थी कि किस समय कैसी फोटो खींचनी है। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने की अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। इंग्लैंड के अखबारों में जो भी खबरें आती थी, ठीक है, वो सारी की सारी खबरें दूसरे दिन हिंदुस्तान पेपर जो है, हिंदुस्तान का जो पत्र था, पेपर था, उसमें सारी खबरें वैसी की वैसी नजर आ जाती थी। मतलब वो सारी चीजें उसमें छाप दी जाती थी। फिर है कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है। उसी खबर में क्या था
कि रानी जो एलिजाबेथ महारानी है उसने हल्के नीले रंग का सूट मंगवाया है, जिसका जो रेशमी कपड़ा है वो हिंदुस्तान से मंगाया गया था, ठीक है, और कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। 1 पाउंड में होते हैं 99 रुपीज, ठीक है, तो 400 पाउंड का खर्चा उसमें आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, उनकी जन्म पत्री पूरी छाप दी गई, उनके बारे में सारी चीजें पहले से ये लोग जान लेना चाहते थे। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, ये प्रिंस फिलिप था वो भी ब्रिटिश शासक था, बड़े अत्याचार बड़े अन्याय किए थे इसने भारतीय जनता पर, ठीक है ना, तो उसके कारनामे भी छापे गए। और तो और उनके नौकरों, यहाँ तक कि जो रानी एलिजाबेथ थी, ठीक है, उनके जो नौकर थे, उनके जो रसोइये थे, उनके जो खानसामे मतलब रसोई का प्रबंध करने वाला कि कब क्या बनना है, कौन सा खाना बनना है, किस समय बनना है, वो सारा प्रबंध करता है। तो इनकी और अंगरक्षकों की, जो उसकी रक्षा करने वाले थे, उनकी भी पूरी की पूरी जीवनियां जो है वो देखने में आई। मतलब उनके साथ साथ इन सब की जीवनियां भी, जीवन के बारे में भी हिंदुस्तान में सारी खबरें छपने लगी। यानी कि जो उनके अंगरक्षक थे, बावर्ची थे, खानसामे थे, उनके साथ साथ इन लोगों की भी प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और इनकी खबरें भी हिंदुस्तानी अखबारों में छपने लगी। शाही महल में रहने वाले और पालने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। शाही महल में जो भी रहता था, जो भी आदमी, जो भी नौकर चाकर, कोई भी रहता था, यहाँ तक कि जो जानवर थे, कुत्ते थे, उनकी खबरें भी अखबारों में छपने लग गई, ठीक है। बड़ी धूम थी, बहुत धूम धमाका हो रहा था, बहुत शोर चारों तरफ हो रहा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में सुनाई दे रही थी। इस बात की जो सारी खबरें थी वो इंग्लैंड में छप रही थी, लेकिन उन सारी खबरों की जो गूंज थी वो हिंदुस्तान में दिखाई दे रही थी, क्योंकि हिंदुस्तान में भी खलबली पैदा हो गई थी, बेचैन हो गए थे कि रानी एलिजाबेथ का या महारानी एलिजाबेथ का हमें स्वागत किस तरीके से करना है, कैसे करना है, उनको किसी चीज की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस हलचल में सारा सरकारी तंत्र व्यस्त था, बिजी था, ठीक है। समझ में आ गया उमेश? यहां तक आपको? हाँ, इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी, ठीक है। जो एक खबरें थी उससे क्या था, हिंदुस्तान में हलचल पैदा हो रही थी, राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, पालम जो स्थान है उसके हवाई अड्डे पर उतरेगी, तो उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए, तो उसके लिए कुछ खास तो होना ही चाहिए, बल्कि कुछ थोड़े से काम नहीं चलेगा, उसके लिए तो बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके जो बावर्ची है वो पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसके जो बावर्ची थे उन्होंने भी हिंदुस्तान को गुलाम बनाने में किसी प्रकार कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ठीक है। तो उन्होंने जब ऐसा किया है तो उनके लिए तो बहुत कुछ होना चाहिए। उनकी शानो शौकत के क्या कहने, उनके पास इतना पैसा है कि उसके तो हिंदुस्तान बराबरी भी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं कि और वही रानी और इतनी शानो शौकत वाली इतनी अमीर रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मतलब स्वाभाविक, ठीक है, स्वाभाविक मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। भाई इंग्लैंड जो था वो तो बहुत ही विकसित देश है, ठीक है ना, बहुत अमीर देशों में से आता है, और जो हमारा हिंदुस्तान है वो भी विकासशील देश है, ठीक है। तो उनको मुंह से निकल गया कि भाई वो हमारे घर आ रहे हैं, ये तो खुदा भगवान की रहमत है, भगवान की हमारे ऊपर कृपा हुई है, कभी हम उनको देखते हैं कि उनके ठाट बाट को देखते हैं, उनके शानो शौकत को देखते हैं, और कभी हम हमारे घर को देखते हैं जहां पर ना तो ठाट बाट है ना ही ज्यादा कोई शानो शौकत है। कहने का ये मतलब है। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। काया पलट मतलब नई दिल्ली का जो पूरा स्वरूप ही बदलने लगा, उसको पूरी तरह से बदल दिया जाने लगा। फिर है और करिश्मा और चमत्कार तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को भी नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, ठीक है, सड़कों पे रौनक आ गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। बुढ़ापे की धूल साफ होना मतलब
जो उसकी जर्जर दशा थी, जो कमजोर दशा थी, जहां पर टूट फूट थी, ठीक है ना, गड्ढे थे, वो सारे के सारे साफ हो गए, मतलब सबको अच्छी तरह से चमका दिया गया था। इमारतों ने, और जो बड़ी बड़ी इमारतें थी वो नाजनीनों की तरह, जो कोमलांगी स्त्रियां होती है, कोमल अंगों वाली स्त्रियां होती है, उसकी तरह उन इमारतों का श्रृंगार किया गया। उन इमारतों को साफ सुथरा किया गया, उनके ऊपर पेंट वेंट किया गया, उन पर सजावट साज सज्जा की गई। इस तरीके से पूरी तरह से दिल्ली को चमका दिया गया। किस लिए चमका दिया गया? क्योंकि महारानी जो एलिजाबेथ है वो वहां पर आ रही थी, आ रही थी। हाँ, इसलिए क्या हुआ कि सब चीजों को चमका दिया गया। दिल्ली का पूरा काया पलट हो गया, दिल्ली का, ठीक है ना, उसको पूरी तरह से बदल दिया गया। अब क्या था, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल उनके सामने क्या थी? वो थी जॉर्ज पंचम की नाक। ठीक है, नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था और सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था पर सिर्फ नाक नहीं थी। मतलब अब सरकारी तंत्र के सामने सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी? उन्होंने दिल्ली को पूरी तरह से चमका दिया, उसका स्वरूप बदल दिया, उसकी जर्जर दशा थी उसको सुधार दिया गया, इमारतों की साज सजावट कर दी गई। लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ पर यह थी कि जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी दिल्ली में, उसकी नाक गायब हो गई थी, उसकी नाक अचानक से टूट गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर भारतीय सरकारी तंत्र को यह डर था कि ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटिश की जो महारानी एलिजाबेथ है वो यहाँ पर आएंगी, यहाँ का दौरा करेंगी, और जब उन्हें दौरा करते समय यदि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं दिखाई दी तो हमारी जो प्रतिष्ठा है वो तो धूल में मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, अंग्रेजों की गुलामी अभी भी हमारी मानसिकता पे, हमारे मन पे कहीं ना कहीं उसकी जो छाप है वो अभी तक अंकित है। आई ना बात समझ में? तो दिल्ली में क्या था? सब कुछ था, लेकिन उस जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। और दूसरा इसका व्यंग्य रूप में अर्थ है कि दिल्ली में सब कुछ था, दिल्ली को सुधार दिया गया, पैसा भी पूरा लगा दिया गया, लेकिन जो दिल्ली वाले थे, जो भारतीय सरकार थी दिल्ली की, उसकी प्रतिष्ठा, उसने क्या किया? अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी इज्जत को दांव पर लगा दिया, सिर्फ ब्रिटिश महारानी के लिए। आई ना बात समझ में? अब इस नाक की भी एक लंबी दास्तान, इस नाक की एक लंबी कहानी है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, बड़ा शोर शराबा हुआ था किसी वक्त, ठीक है, आंदोलन भी हुए थे और राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, पैसा भी जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, बड़े जोश के साथ बहस भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे, अखबारों में ये सारी खबरें छाप दी गई थी। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। ठीक है, क्या है कि जॉर्ज पंचम की जो नाक है उसको रहने दिया जाए उस पर, या फिर हटा दिया जाए। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो ब्रिटिश शासक हैं उनकी प्रतिष्ठा, उनकी इज्जत क्या हम अब भी करें, स्वतंत्र होने के बाद भी करें? नाक का मतलब यहाँ पर क्या है? प्रतिष्ठा और इज्जत। ठीक है, ब्रिटिश हमें गुलाम बनाकर लगभग 200 वर्षों तक हम उसके गुलाम रहे, ठीक है ना, बड़ी मुश्किल से, बड़ी क्रांतिकारियों से और बड़े ऐसे देशभक्तों के सर्वस्व बलिदान होने के बाद हमें आजादी मिली। ठीक है, तो वहां पर जब ब्रिटिश शासक गए थे तो उन्होंने क्या किया था? कुछ ब्रिटिश अधिकारियों की मूर्तियां जो थी वो जगह जगह बनवा दी थी और भारत में लगा दी थी। ठीक है, तो जो जॉर्ज पंचम थे ऐसे तो अन्यायी और अत्याचारी ही थे। ठीक है, तो इस बात पर सब लोगों ने बहुत बहस की, नेताओं ने भाषण दिया, गर्मा गर्म जोश के साथ भाषण दिया गया, ठीक है ना, और बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक हम रहने दें या उसको बिल्कुल हटा दें। मतलब ब्रिटिश की जो गुलामी अभी तक हमारे मानसिकता जो है, मानसिकता पर अभी अपनी जकड़ बनाए हुए हैं, उससे हम मुक्त हो जाएं या नहीं हो। आई बात समझ में? ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं कि जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है,
जो भी राजनीति से संबंधित आंदोलन होते हैं उसके पक्ष में भी कुछ लोग होते हैं और उसके विपक्ष में भी कुछ लोग होते हैं। ज्यादातर लोग खामोश थे, जो ज्यादातर लोग क्या थे, चुप थे, और खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। ज्यादातर लोग चुप थे, वो कुछ नहीं कहना चाहते थे कि नाक हटा दी जाए, नाक रख ली जाए, वो चुप थे। और जो खामोश लोग थे उनको पक्ष और विपक्ष वाले लोग दोनों ही अपनी तरफ समझ रहे थे। आई ना समझ में भाई? जो खामोश लोग हैं, पक्ष वाले सोच रहे थे कि ये हमारी तरफ है, विपक्ष वाले सोच रहे थे कि ये हमारी तरफ नहीं, हमारी तरफ है। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। जिनके हाथों में हथियार थे, ऐसे पहरेदार वहां पर लगा दिए गए। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। किसकी हिम्मत है जो उनकी नाक को जाके छुए? हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, मतलब ऐसे नाकें खड़ी थी, मतलब जगह जगह ऐसे ब्रिटिश अधिकारियों की मूर्ति लगी हुई थी। और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने जो कि मतलब देशभक्त थे, उनके हाथ उन मूर्तियों तक पहुंच गए, जो मतलब उनको प्रतिष्ठा नहीं देते थे, उनकी इज्जत नहीं करते थे, उन लोगों को क्या किया, अजायब घरों में, जहाँ पर मतलब दुर्लभ वस्तुओं को रखा जाता है, ऐसी जगह पर उनको पहुंचा दिया गया, मतलब उनको बंद कर दिया गया जेल में। आई बात समझ में? कहीं कहीं तो शाही लाटों के लिए, जो शाही लाटे मतलब जो ब्रिटिश शासक के मूर्तियां थी, ब्रिटिश शासकों की मूर्तियां थी, उनके लिए क्या थे, लाटों के लिए, लाटो मतलब मूर्तियां, इनके लिए गुरिल्ला युद्ध भी होता रहा। गुरिल्ला युद्ध मतलब छापा मार युद्ध, अचानक से किसी पर आक्रमण कर देना। ठीक है, उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात थे, गश्त लगती रही थी, पहरेदारी होती रही थी, लेकिन फिर भी जो लाट थे जॉर्ज पंचम की मूर्ति से उनकी नाक गायब हो गई। ठीक है, रानी आए और नाक ना हो, एलिजाबेथ रानी यहाँ पर दौरा करने के लिए आए और जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ गई। ये बात सोचकर सारी सरकारी तंत्र जो था वो परेशान हो गया। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई, बहुत ही खलबली, बहुत ही बेचैनी शुरू हो गई। देश के खैरख्वाह मतलब जो देश की भलाई सोचने वाले होते हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया, और जो भी उनका मैटर था, जो भी मुद्दा था, वो उनके सामने रखा गया कि अब क्या किया जाए। ठीक है, वहां सभी सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी, कि यदि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर उनकी नाक नहीं रही तो जो हमारी जो प्रतिष्ठा है, जो हमारी जो इज्जत है, वो भी सारी की सारी चली जाएगी। आई बात समझ में? ये कौन कह रहे हैं? जो देश के खैरख्वाह हैं, जो देश की भलाई सोचने वाले हैं, उनको किसी भी तरीके से कैसे भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगानी थी। फिर आगे है कि इसके लिए क्या उच्च स्तर पर मशवरे हुए, मतलब बहुत ही हाई स्तर पर। ठीक है, बहुत ही जोर शोर से इसके ऊपर मशवरे हुए, जो सलाहें हैं वो दी गई, विचार विमर्श किया गए, दिमाग खरोचे गए, मतलब गहराई से इन चीजों को सोचा गया, बहुत ही गहराई से सब लोग सोचने लगे, और तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वो फौरन दिल्ली में हाजिर हो जाए। ठीक है, जो मूर्ति बनाने वाला है, मूर्तिकार जो था यो तो कलाकार था, ऐसे तो वो कलाकार था, अभिनेता था, पर जरा पैसे से लाचार था, लेकिन उसके पास पैसे बहुत कम थे, गरीब था वो। आते ही उसने हुक्कामों मतलब जो शासक थे, ठीक है, जो शासक के चेहरे देखे, भारतीय शासक थे, उनके चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी, बहुत सब लोग परेशान थे उनके चेहरों पर। उनके चेहरे परेशानी के कारण लटक गए थे, उदास हो गए थे, और कुछ बदहवास थे, बदहवास मतलब और कुछ अधिकारी घबराए हुए थे। ठीक है, उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए, वो सब लोग क्या हुआ, परेशान हो गए।
फिर क्या है, आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार को एक अधिकारी की आवाज आई कि इस जॉर्ज पंचम की जो नाक टूट गई है उसको लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक तो लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि ये लाठ, यह मूर्ति जो है कब और कहाँ बनी थी। ठीक है, इस मूर्ति के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, ये किसने कहा, मूर्तिकार ने। फिर सब हुक्कामों ने, सारे जो अधिकारी थे वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक की नजर ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मतलब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से कह रहा है कि ये तुम बताओ इस मूर्तिकार को कि जो मूर्ति है वो कहाँ बनी थी। ठीक है, खैर मसला हल हुआ, खैर जो भी मुद्दा था उसका समाधान हुआ और एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया कि मूर्ति कहाँ बनी थी। ठीक है, पुरातत्व विभाग मतलब पुरानी चीजों से संबंधित विभाग की फाइलों के पेज चीरे गए, उनकी फाइलों को खोला गया। जो भी पुरानी चीजों से संबंधित फाइलें बनती है उन सब फाइलों को खोला गया, पेज चीरे गए मतलब खोला गया, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। मतलब वो पहले वाली फाइलें है ही नहीं, सारी फाइलें जो है वो खत्म हो गई है। ठीक है, अच्छा तो आज आपका चैप्टर जो है वो हम यहीं पर इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के जो 2 पेज पढ़े हैं वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है उमेश, जो समझाया वो समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, चलिए आज इसको पढ़े। कल आपका एग्जाम है ना शायद? मैम आज ही है। 10th का थोड़ी, हिंदी का थोड़ी है। आज तो इंग्लिश का है। आज तो इंग्लिश का है ना, कल है क्या हिंदी यस का? मैम आज इंग्लिश का है। चलो ठीक है, ओके बेटा, भाई सबको कमल कल सब लोग पेपर लेफ्ट हो जाओ। हाँ यस मैम।